तो एंटोनियो फिलहाल संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव हैं, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री फिलहाल संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव हैं। इससे आगे आ जाते हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। संयुक्त राष्ट्र संगठन के कितने प्रमुख अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के 6 प्रमुख अंग हैं, जिनमें सबसे पहले है महासभा यानी जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की महासभा जनरल असेंबली जो है वो ठीक उसी प्रकार से वर्क करती है जैसे कि भारत की संसद वर्क कर रही है या किसी भी देश की संसद वर्क कर रही है, क्योंकि महासभा जो है ये एक्चुअल में संयुक्त राष्ट्र संगठन के बजट को देखती है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के आने वाले साल के कार्यक्रमों को देखती है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के चार्टर में कोई भी संशोधन करना हो, संविधान में कोई भी संशोधन करना हो तो महासभा करती है, और जो भी महासभा काम करेगी उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उसे इम्प्लीमेंट करेगा सेक्रेटरीट यानी सचिवालय। तो सबसे पहले महासभा को ले लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन के कितने सदस्य हैं? 193। एक्चुअल में वो किसके सदस्य हैं? महासभा के सदस्य हैं, और सभी सदस्य मिलकर काम करेंगे, सभी सदस्य बजट में भागीदारी रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संगठन साल भर में जितना भी पैसा खर्च करेगा वो कहाँ से आएगा? तो सभी सदस्य उसमें भागीदार करेंगे, सभी देश उसमें भागीदार करेंगे। क्वेश्चन ये आता है संयुक्त राष्ट्र संगठन के वार्षिक बजट में किस देश की भागीदारी सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा भागीदारी जो है 15% के लगभग भागीदारी, सबसे ज्यादा भागीदारी अमेरिका की है, यूएसए की है। दूसरे नंबर पर भागीदारी किसकी है सबसे ज्यादा? तो हम बोल सकते हैं जापान की, और तीसरे नंबर पर ब्रिटेन की। भारत संयुक्त राष्ट्र संगठन के वार्षिक बजट में कितना हिस्सा देता है, कितनी भागीदारी है? तो हम बोल सकते हैं 1.96% के आसपास जो भारत की भागीदारी है, लगभग 1.5 से 2% के बीच में भागीदारी है। और इसके आगे आ जाते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्गन है संयुक्त राष्ट्र संगठन का सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। यानी जैसे हम बोले कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन उसे लागू कौन करवाएगा? यानी एक तरीके से पुलिस, शांति स्थापित करना पुलिस का काम है। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संगठन का काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना। एक्चुअल में उसे शांति कौन स्थापित करता है? तो हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल शांति स्थापित करता है। और सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर जो है वो है 5+10, यानी टोटल 15 देश सदस्य हैं। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं, इसके परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से 5 स्थायी सदस्य हैं? तो यूएसए है, इसके अलावा फ्रांस है, ब्रिटेन है, और इसके अलावा रशिया और चाइना है। टोटल 5 देश सदस्य हैं। आपको याद रखने के लिए इसको आप वर्ल्ड के मैप में देख लीजिए। तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संगठन का स्थायी सदस्य है, इसके अलावा ब्रिटेन है, उसके नीचे फ्रांस है संयुक्त राष्ट्र संगठन का स्थायी सदस्य। 1, 2, 3 रशिया है, और इसके अलावा चाइना है। तो टोटल संयुक्त राष्ट्र संगठन के 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना संयुक्त राष्ट्र संगठन के 5 स्थायी सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र संगठन के 10 अस्थायी सदस्य जो हैं वो हर 2 साल बाद बदलते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन के 10 अस्थायी सदस्य कौन कौन बनते हैं? तो ये अल्फाबेट के आधार पर बनते हैं, वर्ण क्रम के आधार पर बनते हैं। जिन देशों का नाम ए से शुरू हो रहा है, फिर बी से शुरू हो रहा है, फिर सी से शुरू हो रहा है, तो A to Z तक अल्फाबेट के आधार पर हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। भारत
8वीं बार संयुक्त राष्ट्र संगठन का अस्थायी सदस्य इन टेम्परेरी मेंबर चुना गया है जून 2020 में। और भारत का 8वीं बार जो कार्यकाल होगा संयुक्त राष्ट्र संगठन में वो होगा 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। तो भारत कितनी बार संयुक्त राष्ट्र संगठन का अस्थायी सदस्य, तो हम बोल सकते हैं 8 बार चुना गया है। सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी बैठक हर 14 दिन में होना जरूरी है। जैसे हम बोल सकते हैं महासभा की बैठक साल में 1 बार होना जरूरी है, और वैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हर 14 दिन में 2 वीक्स में 1 बार होना जरूरी है। और इमरजेंसी के टाइम में 24 घंटे के अंदर अंदर बुलाई जा सकती है। और खास बात यह है कि जो भी काम होगा सिक्योरिटी काउंसिल में वो परमानेंट और टेम्परेरी मेंबर की मेजॉरिटी से होगा, लेकिन इन 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर, वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है वीटो, जिसको हम बोल सकते हैं निषेधाधिकार, यानी मना करने का अधिकार। जिसके पास में वीटो पावर होती है उसके पास में मना करने का अधिकार होता है। यानी मान लीजिए कोई प्रपोजल आया है कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए, तो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक्शन लेना है तो इसके लिए इन सभी 15 देश अपना जो है स्थायी सदस्य की बैठक में शामिल होंगे। प्रपोजल आएगा, मेजॉरिटी बोल रही है कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इन 5 में से कोई एक मना कर देता है, यानी वीटो पावर यूज कर लेता है, तो फिर जो एक्शन नहीं लिया जाएगा। यानी काम तो होगा मेजॉरिटी से, लेकिन अगर जो इन 5 में से किसी एक ने मना कर दिया तो फिर जो है नहीं होगा। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संगठन में मना करने का अधिकार यानी वीटो पावर कितने देशों के हाथ में है, तो हम बोल सकते हैं कि मना करने का अधिकार जो है वो 5 देशों के हाथ में है। अब बात आती है सिक्योरिटी काउंसिल और इंडिया को लेकर। ये बहुत बार इंडिया डिमांड करता रहा है कि उसे भी स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन कुछ देश चाहते हैं कि इंडिया स्थायी सदस्य बने, लेकिन चाइना हर बार जो है इसमें अड़ंगा लगा देता है, वो वीटो पावर यूज कर लेता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर ना बनाया जाए। अब इंडिया को परमानेंट मेंबर क्यों बनाया जाए, इसके लिए सबसे पहली बात है कि इंडिया फाउंडर मेंबर है यूएनओ का। तो ऐसे टाइम में इंडिया फाउंडर मेंबर बना था जब जो है इंडिया खुद गुलाम था, और दूसरा जो है इंडिया जब से बना है हिस्ट्री जो इंडिया की, इसने आज तक किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, और दूसरा वर्ल्ड में टेररिज्म के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ इंडिया उठाता रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए इंडिया आवाज़ उठाता रहा है। इसके अलावा लोकतांत्रिक देश होने के नाते इंडिया की दावेदारी भरपूर है, यानी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया में है। वर्ल्ड में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा चाइना की है, वर्ल्ड में सेकंड पॉपुलेशन इंडिया की है, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर आम नागरिकों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। एक ही सिंगल पार्टी है वहाँ पर, पीपुल्स पार्टी ऑफ चाइना यानी कम्युनिस्ट पार्टी, वही डिसाइड करते हैं कि चाइना का राष्ट्रपति कौन हो और प्रधानमंत्री कौन हो। लेकिन भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस आधार पर इसकी दावेदारी भरपूर है, लेकिन अभी तक इसको स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया है। ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने और इसके अलावा रशिया ने भारत का सपोर्ट किया है। ब्रिटेन ने भी पिछली बार सपोर्ट किया था, लेकिन ब्रिटेन ने लास्ट टाइम जो है इसमें एक बात जोड़ दी थी कि भारत को स्थायी सदस्य बना लिया जाए, लेकिन इसको वीटो पावर ना दी जाए। तो इसको देखकर काफ़ी हंसी आई, क्योंकि ये तो वैसी बात हो गई कि किसी की शादी हो गई और शादी करवाने के बाद में दुल्हन को जो है अपने मायके में रख लिया हो और उसको वहाँ ना भेजा गया हो। ठीक उसी प्रकार से वैसे हंसे वाली बात की है ब्रिटेन ने कि इसको मेंबर तो बना दिया जाए परमानेंट, लेकिन इसको जो है वीटो पावर ना दी जाए। भारत ने भी बोला कि ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन भारत को भी पता है कि एक बार इसमें एंट्री हो गई परमानेंट मेंबर के तौर पर, तो फिर जो है कल को वीटो पावर लेना आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ
एक ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा मैं यहां पर जरूर करूंगा जिसे हम बोल सकते हैं G4। G4 क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। G4 क्या है? विश्व के ऐसे 4 देशों का समूह जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की डिमांड कर रहा है। यानी G4 में कौन कौन से देश सदस्य हैं? तो इंडिया है G4 का सदस्य, इसके अलावा जापान है, जर्मनी है और ब्राजील है। विश्व के 4 देश जो G4 के सदस्य हैं, इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील, ये चारों देश डिमांड कर रहे हैं कि इनको स्थायी सदस्यता प्रदान की जाए सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया की दावेदारी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जापान की दावेदारी कि ये अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बजट में पार्टिसिपेट करता है यूएनओ की। जर्मनी की दावेदारी इस आधार पर कि ये यूरोप का सबसे बड़ा देश है, क्योंकि प्योर यूरोपियन कंट्रीज में जर्मनी सबसे बड़ा देश है, तो उस आधार पर इसकी डिमांड है कि उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जाए। क्योंकि रशिया यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, इसलिए प्योर यूरोपियन कंट्रीज में जर्मनी सबसे बड़ी कंट्री है। और ब्राजील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और लैटिन अमेरिका का कोई भी देश जो है स्थायी सदस्य नहीं है। इस वजह से चारों की अपनी अपनी दावेदारी है। इन चारों ने मिलकर 2005 में G4 संगठन की स्थापना की थी और वो इस वजह से स्थापना की थी कि एक दूसरे देश का समर्थन करेंगे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए G4 सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने वाले देशों की मांग करने वाले देशों का संगठन है। इससे आगे जाते हैं सेक्रेटरीट में। एक क्वेश्चन और बनता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल में अब तक किस स्थायी सदस्य ने वीटो पावर का सबसे ज्यादा बार यूज किया है? तो हम बोल सकते हैं रशिया ने यूज किया है। और किस देश ने सबसे कम यानी 0 यूज किया है? तो वो है फ्रांस। फ्रांस ने सबसे कम यूज किया है वीटो पावर का। सेक्रेटरीट जिसे हम सचिवालय बोल सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन का सचिवालय। सचिवालय से क्या मतलब है? प्रशासनिक अंग है ये संयुक्त राष्ट्र संगठन का। प्रशासनिक अंग एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है यूएनओ का। और प्रशासनिक अंग का मतलब यह है कि जो भी काम कोई भी अंग करे, चाहे जनरल असेंबली करे, सिक्योरिटी काउंसिल करे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करे, ट्रस्टीशिप काउंसिल करे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करे, तो उन सभी के कार्यों को इंप्लीमेंट करने का जो काम है वो है सचिवालय का। लोकसभा में जो काम होगा भारत में, लोकसभा सचिवालय उसको निपटाएगा। राज्यसभा जो भी काम करेगा तो राज्यसभा सचिवालय निपटाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर जो काम करेंगे तो कैबिनेट सेक्रेटरीट उस काम को निपटाएगा। ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में मिनी सेक्रेटरीट हैं। इस वजह से कागजी कार्रवाई पेपर वर्क कौन करेगा? तो वो करेगा सचिवालय। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट कौन है? तो सेक्रेटरीट है। हम बोले कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का फिलहाल महासचिव कौन है? तो हम बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन का महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेश है। लेकिन एक्चुअली में वो किसका महासचिव है? तो सचिवालय का महासचिव है। यानी जो सेक्रेटरीट का जनरल सेक्रेटरी है वही पूरे यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी माना जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट उसी को देखना है। इससे आ गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसको इकोसोक के नाम से भी शॉर्ट में कहा जाता है। इकोसोक आर्थिक और सामाजिक परिषद पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल एक्टिविटीज को देखना, पूरे वर्ल्ड में कल्चर को, एजुकेशन को, ह्यूमन राइट को, इन सभी को देखना, बच्चों के अधिकारों को, महिलाओं के विकास को, ये सभी काम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करती है। वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनिसेफ, यूनेस्को या UNDP, जितने भी ये एजेंसीज हैं वो सभी की सभी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर रहकर काम करती है। इस वजह से हम बोल सकते हैं चाहे मानव अधिकार है, बाल अधिकार है, महिलाओं के अधिकार है, या सांस्कृतिक विकास है, शिक्षा का विकास है, विज्ञान का विकास है, ये सभी के सभी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल
के द्वारा किया जाता है। इससे आगे आ जाते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यास परिषद, ये वो अंग है संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो आज की डेट में लगभग खाली है। इस वजह से ये कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस अंग को समाप्त कर दिया जाए, ये मांग उठती रहती है तो न्यास परिषद को, क्योंकि इसका मेन काम था वो देश जो अभी भी किसी और देश के अंडर हैं उनको स्वतंत्र करवाना, तो लगभग इसका काम खत्म हो चुका है। इस वजह से इसके लिए कहा जाता है कि या तो इसको कोई और काम सौंपे जाए और या फिर जो है इसे समाप्त कर दिया जाए। और कुछ संयुक्त राष्ट्र संगठन के बजट को भी देख लेता है। इससे आगे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ऊपर के पांचों अंगों का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका मुख्यालय नीदरलैंड का जो प्रमुख शहर है नीदरलैंड का जो प्रमुख शहर है द हेग, हेग में, नीदरलैंड की राजधानी तो एम्स्टर्डम है, लेकिन नीदरलैंड का जो प्रमुख शहर है हेग, वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये विश्व के प्रमुख देशों के बीच में कोई भी विवाद हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी विवाद हो, उसको निपटाने का काम जो है वो करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें टोटल जो है कितने मेंबर होते हैं, कितने जज होते हैं, तो टोटल इसमें जो है 15 जज होते हैं, यानी 14+1, एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जजों की संख्या तो 15 और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 9 साल के लिए ये जज बनते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग यानी नीदरलैंड में बहुत बार क्वेश्चन आता है।